नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदायिनी क्लासेस ऑनलाइन। तो आज हम पढ़ेंगे उपसह संयोजी यौगिक भाग 6, जिसमें हम यह देखेंगे कि संकुल यौगिक अथवा जो आपके उपसह संयोजी होते हैं, उपसह संयोजी यौगिक होते हैं, उनका हम IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो आइए हम इस मुद्दे पर बात करते हैं और समझते हैं कि संकुल यौगिक का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। देखिए, जो संकुल यौगिक होते हैं उनके IUPAC नामकरण करते समय हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान देना पड़ता है। पुनः ध्यान से सुनिएगा, जो संकुल यौगिक होते हैं उनके IUPAC नामकरण करते समय हमें कुछ प्रमुख बिंदुओं का ध्यान देना पड़ता है। आइए हम समझते हैं कि कौन सा प्रमुख बिंदु है। तो पहले हम बात करेंगे, इसमें जो पहला नियम है कि किसी भी संकुल यौगिक में सबसे पहले धनायन का नामकरण करते हैं और उसके बाद ऋणायन का नामकरण करते हैं। पुनः ध्यान दीजिएगा, किसी भी संकुल यौगिक में संकुल यौगिक में पहले क्या करेंगे, पहले धनायन का नाम और बाद में ऋणायन का नाम लिखते हैं। तो आपने क्या देखा, इसमें पहला नियम यह होगा कि जब हम किसी भी संकुल यौगिक का नाम लिखेंगे तो नाम लिखते समय पहला नियम यह ध्यान देना होगा कि सबसे पहले संकुल यौगिक में जो धनायन उपस्थित है उसका नामकरण हम पहले लिखेंगे, उसके बाद संकुल यौगिक में जो ऋणायन उपस्थित है उसका नाम लिखेंगे। आइए हम इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पे है K4FeCN6। तो ध्यान से देखिए, ये एक संकुल यौगिक है और यहाँ पर प्लस का 2 आवेश रहता है। यदि आपको नहीं पता है तो इसके पहले वाली वीडियो में बताया गया है कि ऑक्सीकरण संख्या को हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसे आप देखिए। अब यहाँ पे देखिए, जो पोटेशियम है ये क्या है, ये है धनायन भाग। क्या है? धनायन भाग। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिखा गया है यह क्या है? ऋणायन भाग। क्या है? ऋणायन भाग। तो आप कहोगे कि जब हम किसी भी संकुल यौगिक का IUPAC नामकरण करते हैं तो हमें सबसे पहले धनायन का नाम लिखना चाहिए, या लिखते हैं या लिखेंगे, और उसके बाद धनायन का नाम लिखने के बाद हम ऋणायन का नाम लिखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे है पोटेशियम, तो हम लिखेंगे पोटेशियम। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसके बाद जो ये ऋणायन भाग है, अर्थात क्या है यहाँ पे हेक्सा मतलब ये 6 बार है। क्या है? CN है, मतलब साइनो। उसके बाद यहाँ पे देखिए Fe को हम क्या कहेंगे, फेरेट कहेंगे। अब आप कहोगे कि फेरेट कैसे होता है? फेरेट सेकंड आयन। तो पुनः समझिए, पहला नियम क्या है। आप कहोगे कि जब हम किसी भी संकुल यौगिक का IUPAC नामकरण करते हैं तो पहले हमें ध्यान यह देना चाहिए कि उसमें उपस्थित पहले हम धनायन का नामकरण करेंगे, उसके बाद ऋणायन का नामकरण करेंगे। तो हमारा ये पहला नियम है संकुल यौगिक के IUPAC नामकरण का। आइए हम देखते हैं दूसरा नियम क्या है। अब हम बात करेंगे दूसरे नियम की। तो देखिए, दूसरा नियम क्या है। तो दूसरा नियम यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम संकुल यौगिक में धनायन और ऋणायन का नाम लिखते हैं, जब हम किसी संकुल यौगिक में धनायन और ऋणायन का नाम लिखते हैं तो उसके बीच का नाम लिखते हैं तो उसके बीच जगह छोड़ते हैं या रिक्त स्थान छोड़ते
हैं। आप कहोगे कैसे, आइए एक उदाहरण लेके हम फिर समझते हैं। जैसे अभी हमने लिया था उसी प्रकार वही चीज़ हम लेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो K4 एफिशिएंट 6 ये यहाँ पे हमने ये लिया है। अब देखिए यहाँ पे ये पार्ट जो है धनायन है और ये पार्ट क्या है, ऋणायन है। तो धनायन हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर समझने के लिए, और ये क्या है, ऋणायन है। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, पोटेशियम। तो देखिए यहाँ पे नियम ये है कि पोटेशियम को हमने ऐसे लिख दिया, पोटेशियम लिख दिया। पोटेशियम क्या है, देखिए नियम के अनुसार जब आप किसी भी संकुल यौगिक का IUPAC नामकरण करोगे तो सबसे पहले धनायन को लिखोगे, और धनायन क्या है यहाँ पर, पोटेशियम है। जब पोटेशियम है इसको लिखा, आपने क्या लिखा है नियम में कि धनायन और ऋणायन का नाम लिखते हैं लेकिन उसके बीच में जगह छोड़ते हैं। तो इसको लिखने के बाद आपको कुछ जगह से छोड़नी होगी। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे ये वाला भाग, ये कैसा भाग है, ऋणायन भाग है। तो यहाँ पे लिखोगे हेक्साएमीन, हेक्सा साइनो, साइनो, हेक्सा साइनो। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, फेरेट, सेकेंड आयन, फेरेट, फेरेट। तो ये आपने देखा, नामकरण करते समय इस बात का ध्यान देना होगा और इसके बीच में जगह नहीं छोड़ेंगे। सॉरी दोस्तों, हेक्सा साइनो ऐसे साथ में लिखेंगे, साइनो, हेक्सा साइनो फेरेट, फेरेट, मतलब इसको मिला के लिखेंगे। तो दूसरा नियम यहाँ पर ये कहता है कि किसी भी संकुल यौगिक का जब हम IUPAC नामकरण करते हैं तो धनायन का नाम लिखते हैं, उसके बीच में हम, जैसे आपने धनायन लिखा उसके बीच में पूरा कुछ आपको जगह छोड़नी पड़ेगी। बाद में हम ऋणायन का नाम लिखते हैं और ऋणायन का नाम लिखते समय जगह को नहीं छोड़ते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, दूसरा नियम यहाँ पर यह कहता है कि किसी भी संकुल यौगिक में सबसे पहले हम धनायन का नाम तो लिखेंगे लेकिन धनायन का नाम लिखने के बाद बीच में जगह छोड़ देंगे और जगह छोड़ने के बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। जैसे पोटेशियम यहाँ पे क्या है, धनायन है, हमने इसको लिख दिया। उसके बाद ये इतना भाग क्या है, ऋणायन है, तो हमने बीच में जगह छोड़ने के बाद इसको लिख दिया। लेकिन एक बात का ध्यान देना कि ऋणायन को लिखते समय कोई जगह नहीं छोड़ते हैं। फिर से सुन लो, ऋणायन को लिखते समय कोई जगह नहीं छोड़ते हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पे दूसरा नियम। आइए हम देखते हैं कि तीसरा नियम क्या कहता है। आप कहोगे कि यदि हम बात करें संकुल क्षेत्र, तो ये इतना क्या है, ये इतना स्थान आपको कहलाता है संकुल क्षेत्र, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आप कहोगे यदि संकुल क्षेत्र के अंदर, यदि संकुल क्षेत्र के अंदर लिगेंड है तो पहले हम उसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। बात आती है तीसरे नियम में कि अगर हमें इसका नामकरण करना है तो हम क्या करें। तो सबसे पहले हम लिगेंड का ध्यान देना, हम इसका नामकरण पहले नहीं करेंगे। तो तीसरा नियम यहाँ पर यह है कि यदि संकुल क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र के अंदर लिगेंड क्या है, लिगेंड है, तो पहले उसका है तो, और लिगेंड है क्या, लिगेंड होता ही है, लिगेंड है तो पहले उसका नाम लिखते हैं। तो पहले उसका नाम लिखते हैं और बाद में CMA का, इस नियम को आप समझिए। आप कहोगे कि यदि संकुल क्षेत्र के अंदर लिगेंड है, और जायज़ सी बात है कि संकुल क्षेत्र में या संकुल में लिगेंड होता ही है, संकुल क्षेत्र के अंदर लिगेंड होता ही है, इसलिए संकुल क्षेत्र के अंदर अगर लिगेंड है तो सबसे पहले हम लिगेंड का नामकरण करेंगे, उसके बाद फिर हम केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे। ध्यान देना, यदि संकुल क्षेत्र के अंदर या संकुल क्षेत्र में लिगेंड है और जब लिगेंड रहेगा तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात CMA का नामकरण करेंगे। CMA मतलब केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ पर 3 नियम को। आइए हम समझते हैं और भी क्या क्या नियम है संकुल यौगिकों के IUPAC नामकरण करने के लिए। चलिए अगला नियम देखते हैं, चौथा नियम
यहाँ पर ये कहता है कि यदि संकुल क्षेत्र के अंदर दो या दो से अधिक प्रकार के लिगेंड है, यदि संकुल क्षेत्र के अंदर दो या दो से अधिक प्रकार के लिगेंड हैं तो उनका नामकरण वर्णमाला या अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो अगला नियम है वह नियम यहाँ पर यह कह रहा है कि यदि किसी संकुल यौगिक में संकुल क्षेत्र के अंदर दो या दो से अधिक लिगेंड पाए जाते हैं तो उन लिगेंडों का नामकरण हम कैसे करेंगे? हम उन लिगेंडों का IUPAC नामकरण जब करेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार करेंगे। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिखा PT NH3 और Cl2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो आपका CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम है, तो हमने इसको देखा। लेकिन यहाँ पे कौन है? अमोनिया है और क्लोरीन है। हो सकता है और उदाहरण हो, मतलब लिगेंड हो, जैसे ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब बहुलिगेंड युक्त तो क्या हो? संकुल यौगिक हो। तो इसमें हम लिगेंडों का नामकरण कैसे करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे? पहले ये क्या है? एमीन है, इसे हम लिखेंगे एमीन या एमीन। ये क्या है? क्लोरो। ये है ब्रोमो। ये है आयोडो। ये हो गए। तो हमने देखा इस चीज को। अब हमने इसके नाम लिख दिया तो वर्णमाला में पहले क्या आएगा? एमीन आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एमीन। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखिए एमीन के बाद क्या आता है? ब्रोमो। और फिर क्या आएगा यहाँ पर? लेकिन एक बात ध्यान देना, एमीन कई बार है यहाँ पे? एमीन 2 बार है, इसलिए लिखोगे आप डाई एमीन। 2 बार होने के कारण क्या लिखते हैं? डाई एमीन। फिर ब्रोमो कितनी बार है? 2 बार है, इसलिए लिखेंगे डाई ब्रोमो। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्लोरीन कितनी बार है? 2 बार है, तो लिखोगे आप डाई क्लोरो। और उसके बाद क्या है यहाँ पे? डाई आयोडो। और यहाँ पे देखिए फिर लास्ट में क्या है? प्लेटिनम। मतलब यहाँ पे होगा आपका प्लेटिनम 4, मतलब प्लेटिनम 4। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी ऐसे हम लिखेंगे आयन। ये हमने लिख दिया। तो कहने मतलब ये है कि जो इस नियम मतलब ये नियम कहता है कि यदि किसी संकुल क्षेत्र के अंदर 2 या 2 से अधिक लिगेंड उपस्थित हैं तो उन लिगेंडों का नाम हम वर्णमाला के अनुसार करते हैं। हमने इस उदाहरण को भी समझा। आइए देखते हैं एक उदाहरण इस प्रकार के और, जिससे आपको ये स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। एक उदाहरण और देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है CO, उसके बाद लिखा है यहाँ पे मान लो H2O, और उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है 4 टाइम्स, फिर लिखा है Cl2। अब इसका नाम यदि हम करेंगे तो पहले हम लिगेंड की बात करेंगे ना, और लिगेंड यहाँ पर कैसा है आपका? यहाँ पे लिगेंड है आपके 2 या 2 से अधिक प्रकार के, इसलिए हम लिखेंगे पहले वर्णमाला में क्या आएगा? क्लोरो आएगा या पहले एक्वा आएगा? तो लिखोगे कि एक्वा आएगा, इसे हम एक्वा कहते हैं और इसे हम क्लोरो कहते हैं। अब क्या होगा? लिखोगे आप टेट्रा एक्वा। उसके बाद फिर आएगा डाई क्लोरो। और फिर क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है आपके पास कोबाल्ट। और उसके बाद है Cl 2 बार लगा, इसलिए सेकेंड आयन। यहाँ पे ये आप लिख दोगे, या हाँ सेकेंड आयन।
लेकिन देखिए दोस्तों, अभी आपको हम IUPAC नाम के उदाहरण नहीं बता रहे हैं, तरीके बता रहे हैं कि आप किस प्रकार करते हो। जैसे यहाँ पे वर्णमाला क्रम का आपने चयन किया, हमने इसको समझाया, ये नहीं कि आपको IUPAC नाम। तो देखिए IUPAC नाम का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें कम से कम 25 से 30 यौगिकों के हम IUPAC नाम लिखेंगे। यहाँ पे समझाने के लिए हमने उदाहरण को लिया है। चलिए हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, कि अगला पॉइंट कौन सा है। तो हमने देखा यहाँ पे 4 पॉइंट को समझा, अब हम बात करेंगे 5वें पॉइंट की। आइए हम समझते हैं कि हमारा 5वां पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो 5वां पॉइंट है वह इस बात की पुष्टि करता है, अर्थात इस बात को बताता है कि किसी भी संकुल यौगिक की, मतलब जब नामकरण करते हैं किसी भी संकुल यौगिक का IUPAC नामकरण करते हैं, तो उसकी आक्षिकरण संख्या को हम रोमन अंकों में लिखते हैं। तो लिखोगे किसी भी संकुल यौगिक की आक्षीकरण संख्या को हम रोमन अंकों में लिखते हैं और उसे एक कोष्ठक में बंद कर देते हैं। कोष्ठक या ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो हमने इस बात को समझा। कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी संकुल यौगिक का IUPAC नामकरण करते हैं, तो उस तत्व की या उस यौगिक की जो आक्षीकरण संख्या होती है उसे हम रोमन अंक में लिखते हैं, और लिखने के बाद उसे हम एक ब्रैकेट या कोष्ठक में बंद कर देते हैं। हमारा यहाँ पर 5वां नियम इसी बात की पुष्टि करता है। आइए हम समझते हैं कि अगला नियम क्या है। तो देखिए, अगला नियम यहाँ पर यह कहता है कि यदि किसी संकुल क्षेत्र में जो लिगेंड होते हैं, अगर यहाँ पर जो 6वां नियम है वो कहता है कि यदि किसी संकुल क्षेत्र के अंदर या संकुल क्षेत्र में जो धनायन होता है, अगर उससे ऋणात्मक लिगेंड जुड़ा होगा, तो देखिए, यदि किसी संकुल क्षेत्र के अंदर सी में अगर ऋणात्मक लिगेंड से जुड़ा है तो उसके नाम में आने वाला, उसके नाम में 8 शब्द जोड़ते हैं। जैसे, अब यहाँ पे आप एक बार समझिएगा, जैसे क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम ऐसे लिखा गया हो, तो इसको हम लिखेंगे क्रोमेट। उसके बाद जिंक, तो लिखेंगे जिंकेट, ये हो गया। फिर है मान लो यहाँ फेरिक, तो यहाँ पे क्या होगा, फेरेट, ये होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, यदि यहाँ पे निकिल, तो हो जाएगा निकिलेट। इस प्रकार हम इसका नामकरण करते हैं। तो हमने इस बात को भी देखा। इसी प्रकार के 1-2 उदाहरण और समझते हैं। जैसे CO को हम क्या कहते हैं,
कोबाल्टेट, कोबाल्ट लिखेंगे, लेकिन होता है आपका जब IUPAC नामकरण करेंगे तो हम लिखेंगे कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एजी, एजी मतलब सिल्वर, तो इसे हम क्या कहते हैं, चांदी कहते हैं। तो यहाँ पे होगा सिल्वर, यहाँ लिखेंगे सिल्वर, लेकिन यहाँ अर्जेंटेट हो जाएगा, अर्जेंटेट, ये हो गया आपका। उसी प्रकार कॉपर, कॉपर क्या होगा, क्यूप्रेट, क्यूप्रेट, ऐसे लिखो क्यूप्रेट, क्यूप्रेट, ये हो गया आपके पास। तो मतलब इस प्रकार बनते हैं। तो आपने इसको देखा, तो इसको देखने के बाद हम बात करेंगे इस नियम की फिर से एक बार, कि यदि किसी संकुल क्षेत्र के अंदर, अर्थात यदि किसी संकुल यौगिक में संकुल क्षेत्र के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु ऋणात्मक, ध्यान देना, ऋणात्मक लिगेंड से जुड़ा है, तो उसके नाम के अंत में एट शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे क्रोमियम है, क्रोमेट, जिंक है, जिंकेट, फेरिक है, फेरेट, निकिल है, निकिलेट, और कोबाल्ट है, कोबाल्टेट, सिल्वर है तो क्या होगा, अर्जेंटेट, और कॉपर है तो क्यूप्रेट। ये हमने इस बात को समझा। आइए देखते हैं अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम आइए हम समझते हैं। क्रम संख्या होगी 8 या 7, जो भी हो देख लेना। तो अगला नियम ये कहता है कि यदि किसी संकुल क्षेत्र के अंदर, संकुल क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र के अंदर जुड़ा या अंदर का CMA के अंदर का CMA उदासीन लिगेंड से जुड़ा हो तो उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर जैसे जिंक है तो जिंक ही लिखेंगे, उसी प्रकार कॉपर है तो कॉपर ही लिखेंगे। अगर आपका मान लीजिए फेरिक है तो फेरिक ही लिखेंगे, अगर सिल्वर है तो सिल्वर ही लिखेंगे। लेकिन आप लोग के मन में एक प्रश्न जरूर रहा होगा कि आखिर संकुल यौगिक में यह सब अंतर हमें देखने को कैसे मिलेगा। तो आइए हम उसकी भी बात यहाँ पे करेंगे, क्योंकि आपको हमेशा पढ़ाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, दोबारा आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए हम बात न करते हुए आपको लाते हैं एक उदाहरण पे समझाते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे K3 CN6 यहाँ पे लिखेंगे हम। अब देखिए ध्यान से, तो ये क्या है, ये धनात्मक भाग है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। पोटेशियम से लिख दो, पोटेशियम। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो CN है, साइनाइड है, ये लिगेंड है, कैसा है, ऋणात्मक है। ध्यान से देखिएगा, ऋणात्मक है, इसलिए लिखोगे यहाँ पे कई बार है, 6 बार है, बीच में जगह छोड़ेंगे, हेक्सा, फिर साइनो। लेकिन ये भी क्या है, ये भी एक धातु है जो होती है फेरिक, होगा यहाँ पे फेरेट, मतलब यहाँ पे आपने अंत में 8 शब्द को जोड़ दिया। आइए हम दूसरा उदाहरण भी यहाँ पे समझते हैं, जो कि बहुत काम का है। तो यहाँ पे हम कहेंगे, अगला उदाहरण यहाँ पे लिया गया है Cl2, या ऐसे लिख दो COEN, उसके EN2, उसके बाद यहाँ पे कर दो Cl2, ये है। अब EN जो यहाँ पे लिखा गया है, या यहाँ पे, हाँ आपने इसको लिख दिया है। अब यहाँ पे कर देंगे हम, ये दोनों लिगेंड कैसे हैं, ऋणात्मक है, और इसको लिखने के बाद हम ब्रैकेट लगा देंगे। तो अब कहोगे यहाँ पर भी कैसा भाग है, ऋणात्मक भाग है, तो लिखेंगे हम, ये एथिलीन है और ये क्लोरो है, तो पहले आएगा क्या, C आता है, इसलिए लिखोगे डाइक्लोरो। उसके बाद हम बात करेंगे, इसका क्या नाम है, एथिलीन डाइएमीन,
तो कितनी बार? 2 बार है। तो लिखोगे एथिलीन डाइमीन, डाइमीन, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब क्या है? कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, ये हमने यहाँ पे इस प्रकार समझा। आइए हम बात करते हैं जो उदासीन वाली अभी हमने बात किया था कि उदासीन वाला भी हम कैसे पहचानेंगे। ये तो हमने बताया कि अगर केंद्रीय धातु परमाणु से ऋणात्मक भाग जुड़ा हो। अगर हम बात करते हैं किसकी? उदासीन वाले में, तो उदासीन वाले में देखिए ऐसे यहाँ पे हो जाएगा COH2O 6 टाइम। तो यहाँ पे क्या है? ये उदासीन लिगेंड है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, एक्वा, कोबाल्ट, कोबाल्ट, जो भी इसकी वैलेंसी मतलब +3, तो थर्ड आयन, ये हमने लिख दिया। तो इस प्रकार हम इसकी पहचान करते हैं। आइए हम अगले नियम की ओर चलते हैं। अगला नियम मतलब अगले नियम की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे बात ध्यान देना, अगला नियम यहाँ पे ये है कि संकुल क्षेत्र के अंदर, संकुल क्षेत्र के अंदर अंदर मिलने वाले, मिलने, संकुल क्षेत्र के अंदर, सॉरी दोस्तों, अंदर या बाहर मिलने वाले धनायनों व ऋणायनों की संख्या नहीं बताते, की संख्या नहीं बताते। पुनः ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि किसी भी संकुल यौगिक में संकुल क्षेत्र के अंदर कितने धनायन है, कितने ऋणायन है, उसकी संख्या से हमें कोई लेन देन नहीं है, केवल हम उसका नाम लिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए K4 या फिर CN6। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ये उदाहरण बार बार क्यों आ रहा है। तो सुनिए, आप देखिए यहाँ पे K कितनी बार है? 4 बार है, लेकिन हम इसकी संख्या नहीं बताएंगे कि टेट्रा पोटेशियम कर दें। उसी प्रकार मान लो यहाँ पे लिखा है CONH3 6 मतलब 6 बार। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं Cl2, तो Cl कितनी बार है? 2 बार है, लेकिन हम यहाँ पर इसकी संख्या को नहीं बताएंगे, डाइक्लोरो नहीं लिखेंगे, केवल लास्ट में लिखेंगे कोबाल्ट, और जो इसकी वैलेंसी होगी या ऑक्सीकरण संख्या होगी उससे लिख देंगे क्लोराइड। तो आपने इस बात को समझा। कहने का मतलब ये है कि संकुल क्षेत्र के अंदर या बाहर जो धनायन व ऋणायन मिलते हैं उनकी संख्या को हम नहीं बताते हैं। अब आइए देखते हैं अगले नियम को। अगला नियम, तो यहाँ पे देखिए जो अगला नियम है वो 9वां नियम है। इसमें आप कहोगे कि यदि लिगेंड 2 या 2 से अधिक बार हो, 2 या 2 से अधिक बार हो तो उसके या उसका नाम क्रमशः मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इस प्रकार करते हैं। तो कहने का मतलब यह नियम इस बात की पुष्टि करता है कि किसी भी संकुल यौगिक में जो लिगेंड होते हैं यदि 2 या 2 से अधिक बार है तो उसका नाम हम कैसे करेंगे? मोनो, मतलब 1 रहेगा तो मोनो करेंगे, लिखेंगे, 2 रहेगा तो डाई लिखेंगे, 3 रहेगा तो ट्राई लिखेंगे, 4 रहेगा तो टेट्रा लिखेंगे, 5 रहेगा तो पेंटा लिखेंगे, और 6 रहेगा तो हेक्सा लिखेंगे। तो हमने इस बात को समझा। इस नियम का मतलब यह है कि किसी भी संकुल यौगिक में यदि लिगेंड कैसे हैं? 2 या 2 से अधिक हैं, अर्थात 1 रहेगा तो मोनो, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा ट्राई, 4 रहेगा टेट्रा, 5 रहेगा पेंटा, 6 रहेगा तो हेक्सा। इस प्रकार हम इसका नामकरण करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा इस वीडियो में यहाँ तक। आइए हम इसके उदाहरण को भी समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? NiCO4, इसका नाम है कार्बोनिल। तो CO4 कई बार है? 4 बार है। तो लिखोगे यहाँ पे टेट्रा, 4 बार है तो क्या कहोगे? टेट्रा, क्योंकि यहाँ पे लिखो कार के सामने क्या लिखा है? टेट्रा लिखा हुआ है, तो टेट्रा, फिर इसे हम कार्बोनिल कहेंगे, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल।
नील, ये हमने लिखा। उसी प्रकार मान लो लिखा हो यहाँ पे Fe6, तो CN मतलब जहाँ 6 है वहां पे क्या है, हेक्सा है, तो लिखोगे हेक्सासाइनो। अभी कुछ लोग कहेंगे इसका नाम पूरा क्यों नहीं बता रही, क्योंकि नामकरण वीडियो इसके बाद हम देखेंगे। अभी हमने समझा केवल लिगेंड का नामकरण कैसे करते हैं, ये हमने बात को समझा। यदि यहाँ पे लिखा हो कि मान लीजिए लिखा हो यहाँ पे CONH3 5 टाइम मतलब 5 बार, तो क्या कहोगे आप, एमीन, इसे हम कहेंगे पेंटाएमीन। क्या कहोगे, पेंटाएमीन। ये हमने बात को समझा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे, और जो आपके 2 नियम बचे हुए हैं उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।